नमस्कार आप सभी को। तो मैं राम मलिक आपके अपने YouTube चैनल इकोन इनसाइट पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हमने हमारे चैनल पर UGC नेट के लिए PYQs की जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, ये उसी सीरीज़ का एक और लेक्चर है। ठीक है, ये जो हमारी सीरीज़ है ये स्पेशली UGC नेट के लर्नर्स को लेके ये डेडिकेटेड है, और इसके साथ साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के लिए भी ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो हम हमारी आज की वीडियो में बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में मेल बिठाइए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर छांटिए। यानी कि इन्होंने हमें एक समूह 1 और समूह 2 दे रखा है, और हमें क्या करना है, इनको मिलाना है और मिला के सही आंसर हमें निकालना है। ठीक है, तो समूह 1 में सबसे पहले दे रखा है ए संभाव्य आय में वृद्धि, 2 यानी कि बी दे रखा है साधन की प्रति इकाई पर उत्पादकता, सी दे रखा है उत्पादन संभावना सीमा के भीतर उत्पादन, और डी दे रखा है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की वृद्धि सहित विकास। और जो दूसरी साइड है ग्रुप 2 में दे रखा है 1 एक्स अध्यक्षता, 2 संतुलित विकास, 3 आर्थिक विकास, 4 आवंटन अध्यक्षता और 5 उत्पादकता। ठीक है, तो हम इनका मिलान करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संभाव्य आय में वृद्धि। यानी कि जो संभाव्य आय में वृद्धि है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है आर्थिक वृद्धि से। यानी कि पहला किससे रिलेट कर जाएगा, पहला तीसरे से रिलेट कर जाएगा। इट मीन्स हमारा आंसर या बी होएगा या डी होएगा। आगे बढ़ते हैं। साधन की प्रति इकाई पर उत्पादकता, जो साधन की प्रति इकाई पर उत्पादकता ये किससे रिलेट कर जाएगा, ये उत्पादकता से रिलेट कर जाएगा। ठीक है, यानी कि सेकंड का क्या आना चाहिए, सेकंड का 5 आना चाहिए, यानी 5th आना चाहिए। तो इट मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी क्या है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो उत्पादन संभावना सीमा के भीतर उत्पादन है, ये किसके साथ रिलेट कर जाएगा, ये एक्स दक्षता यानी एक्स इनएफिशिएंसी के साथ रिलेट कर जाएगा। और जो लास्ट अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की वृद्धि सहित विकास, ये जो है ये संतुलित विकास, यानी कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर क्या है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की वृद्धि सहित विकास, यानी कि जो एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी एरियाज है सारे के सारे एरियाज की क्या है, वृद्धि के साथ साथ, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो ये किसके साथ संबंधित हो जाएगा, ये संतुलित विकास यानी कि बैलेंस्ड ग्रोथ के साथ ये क्या कर जाएगा, रिलेट कर जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नीचे एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख क्रियाएं दी गई हैं। यानी कि यहाँ कुछ क्रियाएं दी गई हैं, उन क्रियाओं में से हमें बताना है कि ऑप्शन 1 है आवंटन, ऑप्शन 2 है उत्पादन, ऑप्शन 3 है वितरण और ऑप्शन 4 है स्थायीकरण। मसग्रेव के अनुसार उपरोक्त में से कौन सी क्रिया में सरकार के कार्यक्षेत्र में आती है। यानी कि इन्होंने 4 क्रियाएं दे रखी इकोनॉमी की, और इन 4 क्रियाओं के अकॉर्डिंग हमें मसग्रेव के अकॉर्डिंग बताना है कि इनमें से कौन सी क्रिया सरकार के एरिया में आती है, सरकार के कार्य क्षेत्र में आती है। ठीक है, ऑप्शन 1 है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4, और उपरोक्त डी है उपरोक्त चारों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। यानी मसग्रेव साहब के अकॉर्डिंग क्या है, सरकारी क्षेत्र के अंदर कौन सी क्रिया आती है, आवंटन की क्रिया आती है, उत्पादन की क्रिया आती है और वितरण की क्रिया आती है। लेकिन जो स्थायीकरण की क्रिया है, ऐसी कोई आर्थिक क्रिया क्या है, इससे रिलेट नहीं करती मसग्रेव के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि लेफर वक्र का स्वरूप कैसा होता है। यानी कि जो हमारा लेफर कर्व होता है, लेफर कर्व का जो बेसिकली क्या स्वरूप होता है। ऑप्शन ए है यू आकार का, ऑप्शन बी है उल्टे यू आकार का, ऑप्शन सी है एल आकार का, और ऑप्शन डी है जे आकार का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उल्टे यू आकार का। यानी कि जो अपना लेफर वक्र होता है बेसिकली वो उल्टे यू आकार का होता है। ठीक है, यानी कि जो लेफर वक्र बताता है वो लेफर वक्र बताता है कि जो कर की दर के साथ साथ, और जो हमारा क्या है कि जो हमारा मतलब जी जितना की क्या है कर की दर एक साइड और दूसरी साइड क्या कि जितना रेवेन्यू टोटल सरकार इकट्ठा करेगी। ठीक है, तो वो इस अकॉर्डिंग होता है। जैसे यहाँ हम लेते हैं जो हमारे कर की क्या होती है, दर लेते हैं हम यहाँ पर, तो
और जो यहाँ लेते हैं यहाँ हम टोटल राजस्व लेते हैं कि गवर्नमेंट जितना राजस्व प्राप्त करेगी। ठीक है, तो बेसिकली जो वो कर्व होता है वो कर्व कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि अगर जीरो कर की दर होगी तो उस टाइम क्या होगा, राजस्व भी जीरो होगा। और अगर कर की दर क्या है मैक्सिमम हो जाएगी तो उस टाइम यानी कि अगर 100 हो जाएगी, यहाँ 100 मान के चलते, अगर कर की दर 100 हो जाएगी तो भी हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा राजस्व है वो जीरो हो जाएगा। यानी कि जीरो से, जब कर की दर जीरो थी, सीमांत दर जो थी वो जीरो थी, उस टाइम राजस्व भी जीरो था। जैसे जैसे दर बढ़ती रही हमारा क्या होता रहा, हमारा राजस्व भी बढ़ता रहा। लेकिन एक टाइम के बाद अगर क्या होगी, दर 100% होगी, यानी कि वे लोगों ने जितना कमाया है, यानी कि कर की दर जीरो का मीन्स क्या कि लोगों ने कुछ कमाया नहीं था, कुछ कमाया नहीं था मीन्स सरकार को कोई कर ही नहीं लगाया सर ने कोई, तो सरकार ने जब कोई कर नहीं लगाया तो इट मीन्स कोई भी राजस्व नहीं हुआ। फिर कर की दर अगर 100% हो जाए, इट मीन्स क्या कि लोग जितना कमा रहे हैं सरकार करके या टैक्स के तौर पे उतना ही ले रही है, तो इट मीन्स क्या होगा, लोग कमाना बंद कर देंगे, क्योंकि भाई पूरा पैसा तो गवर्नमेंट को दे ही रहे हैं। तो इट मीन्स अगर लोग कमाएंगे नहीं तो गवर्नमेंट कर किसके ऊपर लगाएगी, अगर कर नहीं हो पाएगा यानी कि कर की दर 100% हो पाएगी तो राजस्व वहां भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सार्वजनिक वस्तुओं में नहीं पाई जाती। ठीक है, यानी कि जो अपनी पब्लिक गुड्स होती हैं इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता जो पब्लिक गुड्स के अंदर नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए है गैर स्पर्धात्मकता, ऑप्शन बी है गैर बहिष्करणात्मकता, ऑप्शन सी है प्रतिद्वंदिता और ऑप्शन डी है मुक्त सैर। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, प्रतिद्वंदिता। यानी कि जो हमारी सार्वजनिक वस्तु या पब्लिक गुड्स कौन सी वस्तु होती है जिनके अंदर गैर स्पर्धात्मक होती है और गैर जो बहिष्करणात्मक होती है, साथ साथ में वो मुफ्त शेयर भी होते हैं। ठीक है, यानी कि इसके बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जो अपनी पब्लिक गुड्स के, कि वो क्या रहेगी, वो नॉन एक्सक्लूडेबल रहेगी और नॉन राइवलरी रहेगी। ठीक है, अगर अपन बात करके चलें तो जैसे जो हमारा क्या है, जो हमारा रक्षा है, जो हमारा राष्ट्रीय रक्षा वो कैसा है, वो हमारे लिए एक पब्लिक गुड है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं भाई को गवर्नमेंट भाई जो बंदा पैसा दे रहा है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, उनकी रक्षा करेगी। या क्या है कि अगर एक बंदे की रक्षा हो रही तो उससे दूसरे बंदे को क्या कर रहे हैं, उसके दूसरे बंदे को बहिष्करण किया जा रहा है या दूसरे बंदे की हम रक्षा नहीं कर रहे, तो इसके अंदर ऐसा भी कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर छांटिए। एक कथन दे रखे, कारण दे रखे, हमें बताना है कि जो कथन सही है, कारण सही है, और जो कथन और कारण उनके अंदर कैसा रिलेशन है। ऑप्शन ए है राष्ट्र की सुरक्षा एक सार्वजनिक वस्तु है। ठीक है, और कारण दे रखा है कि देशवासी विदेशी आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षित होना चाहते हैं। तो हमें बताना है, ऑप्शन ए है दोनों ए तथा आर सही है और आर ए का सही कारण है। ऑप्शन बी दोनों ए तथा आर सही है पर आर ए का सही कारण नहीं है। ऑप्शन सी कथन ए सही है पर आर गलत है। ऑप्शन डी कथन ए गलत है पर आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कि कथन क्या है कि राष्ट्र की सुरक्षा एक सार्वजनिक वस्तु है, कथन ए गलत है पर कथन आर सही है। सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि जो अपना कथन ए है, कथन ए तो सही है कि राष्ट्र की सुरक्षा एक सार्वजनिक वस्तु है, कि जो राष्ट्र की सुरक्षा बेसिकली वो क्या है, वो एक सार्वजनिक वस्तु है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, ना तो वो नॉन एक्सक्लूडेबल भी और नॉन राइवलरी भी है, यानी कि ना तो हम लोगों को बहिष्कृत कर सकते और ना ही भाई उनके बीच में कोई प्रतिस्पर्धा है। लेकिन जो दूसरी बात है कि देशवासी विदेशी आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षित होना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। वैसे तो ठीक है कि उसके लिए सुरक्षित होना चाहते हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ बाहरी आक्रमण से या विदेशी आक्रमण से, बल्कि वो साथ साथ में आंतरिक से भी क्या होना चाहते हैं, सुरक्षित होना चाहते हैं भाई, कि कंट्री के अंदर क्या हो, कंट्री के अंदर कोई हिंसा ना हो, कोई लूटपाट ना हो, कोई हत्या ना हो, या उन्हें अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटी मिले, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिले। तो ये सब चीजें भी तो लोग चाहते हैं ना। तो इट मीन्स वो विदेशी आक्रमण के साथ साथ क्या चाहते हैं, वो आंतरिक तौर पे भी शांति चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, आर्थिक विकास चाहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में मेल बिठाइए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर छांटिए। तो समूह 1 है, समूह 2 है। समूह 1 में राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और मौद्रिकृत घाटा। तो हमें मिलाना है ये सामने वाले से। ठीक है, तो हम अगर राजस्व घाटे की बात करें तो राजस्व घाटा का किसका मिलान हो जाएगा, राजस्व घाटा का मीन्स क्या होता है,
तो राजस्व घाटा का मीन्स होता है राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय, यानी कि जो पहले का जो मिलान हो जाएगा वो सेकंड के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का सेकंड का इसमें यह ऑप्शन हमारा ए आएगा आंसर या सी आएगा। अगर हम सेकंड देखते हैं, जो राजकोषीय घाटा होता है, राजकोषीय घाटे का मीन्स क्या है, मीन्स की कुल व्यय माइनस में गैर ऋण व्यय, यानी कि जो हमारा राजकोषीय घाटा वो है क्या कि भाई हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ और जो गैर ऋण व्यय है यानी कि उस मतलब जो ऋण को छोड़ के या जो डेट को छोड़ के बाकी जो जितना भी खर्चा वो। ठीक है, ऑप्शन सी है प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट का मीन्स क्या हो जाएगा कि जो अपना राजकोषीय घाटा था माइनस ब्याज का भुगतान, यानी कि जितना हमने ब्याज देना था वो हमने घटा दिया। ऑप्शन डी मौद्रीकृत घाटा यानी कि मॉनेटरी डेफिसिट, आरबीआई से प्राप्त सरकारी ऋण। ठीक है, तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अपना ए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यदि किसी वस्तु की मांग की लोच उसकी पूर्ति की लोच से अधिक है तो, यानी कि किसी वस्तु की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है अगर वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से ज्यादा है तो इट मीन्स क्या होगा। ऑप्शन ए कर भार विक्रेताओं की अपेक्षा क्रेताओं पर अधिक पड़ेगा। ऑप्शन बी कर भार विक्रेताओं की अपेक्षा क्रेताओं पर कम पड़ेगा। ऑप्शन सी कर भार क्रेताओं और विक्रेताओं पर समान रूप से पड़ेगा। ऑप्शन डी कर भार का विवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर किसी वस्तु की जो मांग है वो मांग की लोच पूर्ति की लोच से अधिक हो जाती है तो किसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। समझने के लिए एक इजी सा बड़ा तरीका कि जो मांग की लोच है, बेसिकली मांग की लोच यानी कि मांग कौन करता है, मांग क्रेता करता है, यानी कि जो खरीदने वाला है। तो मांग की लोच को हम देखते हैं क्रेता साइड से देखेंगे और पूर्ति की लोच यानी पूर्ति कौन करेगा, पूर्ति विक्रेता करेगा। तो पूर्ति की लोच हम किसकी साइड से देखेंगे, विक्रेता की या सप्लायर की साइड से देखेंगे। तो अगर मांग की लोच उसकी पूर्ति की लोच से अधिक है यानी कि मांग की लोच ज्यादा है तो इट मीन्स क्या है कि जो कर का भार वो विक्रेताओं की अपेक्षा क्रेताओं पर कम पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो किसकी साइड से, वो क्रेताओं की साइड से। अगर उनकी लोच ज्यादा है पूर्ति की लोच की बजाय तो अगर क्या होगा, अगर मान लीजिए कि प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ गया तो उनकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, वो चीज को खरीदना कम कर देंगे। इट मीन्स क्या कि जो कर का भार है वो विक्रेताओं पे ज्यादा पड़ेगा और क्रेताओं के ऊपर वो कम पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.75 यानी कि एमपीसी हमें दे रखा है 0.75 हो तो संतुलित बजट गुणांक का मूल्य कितना होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कैसे हो जाएगा, एमपीसी दे रखा है 0.75, जो अपना मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है। ठीक है, तो 1/1 माइनस 0.75 तो 1 में 0.25 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 हो जाएगी, 25 चौके 100, यानी कि जो अपना मल्टीप्लायर आ गया बेसिकली वो कितना आ गया, वो 4 आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यानी कि एक कथन दे रखे, एक कारण दे रखे और उसके बाद हमें बताना है कि ये दोनों ठीक है या गलत है। जो कथन है, व्यापार की आय शर्तें यानी कि इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड दे रखा में सुधार केवल यह इंगित करता है कि एक देश अपने निर्यात के द्वारा पहले से अधिक मात्रा में आयात कर सकता है। ठीक है, और जो इसका कारण दे रखा है वो दे रखा है कि व्यापार की आय शर्तों में परिवर्तन को व्यापार के लाभ का सूचक नहीं माना जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेसिकली वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कि कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। यानी कि क्या है, जो व्यापार की आय शर्तें यानी कि इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये क्या होता है टीवाई, इससे दर्शाते हैं हम इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड को। पीएक्स यानी कि प्राइस ऑफ जो अपने एक्सपोर्ट्स हैं प्लस इज इक्वल टू प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स होते हैं, और इनटू क्या होता है, इनटू क्यू एक्स होता है क्वांटिटी ऑफ जो अपनी क्या है, जो अपनी एक्सपोर्ट है। ठीक है, यानी कि व्यापार की आय शर्तों में सुधार केवल यह इंगित करता कि एक देश अपने निर्यात के द्वारा पहले से अधिक मात्रा में आयात कर सकता है। यानी कि सिर्फ यही चीज अपने को बताता है ये कि अगर उसने निर्यात किया है तो निर्यात के द्वारा वो पहले से अधिक मात्रा में आयात कर सकता है।
और दूसरा क्या है, जो कारण है कि व्यापार के आय शर्तों में परिवर्तन को व्यापार से लाभ का सूचक नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता भाई, व्यापार की शर्तों में लाभ का सूचक तो है ही ना भाई। जैसे अगर हमने अपना, अगर हमारे क्या हुआ, व्यापार की आय शर्तों में सुधार हो गया, इट मीन्स हम निर्यात करें, निर्यात से हम ज्यादा हम आयात कर पाएंगे उतने ही पैसे से। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमारी व्यापार की शर्तों में सुधार हुआ तो उससे हमें लाभ तो हुआ ना, तो हमारे लाभ का सूचक तो होना चाहिए। तो इसलिए जो कारण है वो क्या है, वो गलत है। तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि लियोनटिफ के अध्ययन के अनुसार, यानी कि लियोनटिफ ने अपना एक मॉडल दिया था, ठीक है, जो लियोनटिफ का पैराडॉक्स बोलते हैं, तो उसके अनुसार ऑप्शन ए का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पूंजी गहन वस्तुओं का निर्यात करता है, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करता है, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका श्रम गहन वस्तुओं का आयात करता है, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका वो श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करता है। इनकी जो अपना हेक्सर ओलिन मॉडल था, एचओ मॉडल के अंदर हेक्सर ओलिन ने क्या कहा था कि जो भी किसी कंट्री के अंदर जो भी फैक्टर सबसे ज्यादा होगा ना, तो इन्होंने फैक्टर इंटेंसिव की थ्योरी दी थी भाई, जो भी फैक्टर जिस कंट्री के अंदर ज्यादा होगा वो क्या करेगा, वो कंट्री उसी फैक्टर से रिलेटेड गुड्स और क्या करेगा, गुड्स का एक्सपोर्ट करेगी। लेकिन लियोनटिफ ने क्या किया, लियोनटिफ ने स्टडी करके लियोनटिफ पैराडॉक्स दिया। उस पैराडॉक्स के अनुसार क्या था कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका वो क्या है, वैसे तो क्या है, वो कैपिटल इंटेंसिव देश है भाई, पूंजी ज्यादा है, लेकिन उसने देखा कि वो कैपिटल इंटेंसिव होने के बावजूद वो क्या कर रहा है, वो श्रम गहन वस्तुओं को निर्यात कर रहा है। अगर हेक्सर ओलिन मॉडल की बात करें तो अमेरिका कैपिटल इंटेंसिव है, तो अमेरिका को कैपिटल गुड्स का एक्सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन लियोनटिफ ने क्या कहा, लियोनटिफ ने, इसलिए इसको लियोनटिफ पैराडॉक्स कहा जाता है कि जो अमेरिका है वो कैपिटल गुड्स की बजाय क्या करता है, वो श्रम गहन वस्तुओं को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट छांटिए। ठीक है, अनुकूलतम तटकर सिद्धांत के अनुसार, यानी कि अनुकूलतम तटकर सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। एक है, जितना एक देश का विदेशी व्यापार का हिस्सा होता है उतनी ही अनुकूलतम तट पर परिवर्तन की संभावनाएं होती हैं। ठीक है। दो है कि जितना सापेक्ष मूल्य परिवर्तनों का मांग व आपूर्ति पर प्रभाव अधिक होता है उतना देश को अनुकूलतम तट कर नीचा रखना चाहिए। ठीक है। जो नेक्स्ट है, यदि दूसरे देश की मूल्य लोच अधिक है तो एक देश को तट कर परिवर्तन से लाभ कम होगा। ठीक है। फोर्थ है, जब तक दूसरे देश की ऑफर वक्र की लोच इकाई के बराबर या उससे कम है एक देश तट कर में वृद्धि कर सकता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन एक है 1 तथा 2 सही है, ऑप्शन बी 1, 2 तथा 3 सही है, ऑप्शन सी 1, 3 तथा 4 सही है, और ऑप्शन डी उपरोक्त चारों सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि 1, 3 और 4 सही है। यानी कि जो तटकर सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि जितना एक देश का क्या होगा, विदेशी व्यापार का हिस्सा होता है उतना ही अनुकूलतम तटकर परिवर्तन की संभावना होती है, क्योंकि अगर हिस्सा ज्यादा होगा तो इट मीन्स क्या कि तटकर परिवर्तन में ज्यादा आएगा, और अगर उसका हिस्सा कम है तो तटकर परिवर्तन कम होएगा। ऑप्शन जो 3 है कि यदि दूसरे देश की मूल्य लोच अधिक है तो एक देश को तटकर परिवर्तन से लाभ कम होगा। अगर उनकी मूल्य लोच अधिक है इट मीन्स क्या है कि मान लीजिए कि हमें क्या करना पड़ रहा है, अगर उनकी मूल्य लोच ही कम है तो हम क्या करेंगे, उस हिसाब से अपना एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर मूल्य लोच अधिक होगी तो तभी तो हम क्या करेंगे, हम अवमूल्यन कर देंगे अपने पैसे का, अपना एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। अगर मूल्य लोच अधिक हुई तो वो क्या करेंगे, हमारी ज्यादा डिमांड कर देंगे हमारे प्रोडक्ट की। लेकिन अगर मूल्य लोच ही कम हुई तो हम चाहे कितना भी क्या कर लें, अपने एक्सपोर्ट को सस्ता कर लें, वो ज्यादा नहीं खरीद देंगे। उसके बाद है, जब तक दूसरे देश की ऑफर वक्र की लोच इकाई के बराबर या उससे कम है एक देश तटकर में वृद्धि कर सकता है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि जब ऑफर करोगी लोच जो इकाई के बराबर या उससे कम है तो हम तटकर बढ़ा सकते हैं। अगर वो इकाई से ज्यादा होगी उसकी लोच तो उसके बाद क्या होगा, हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल के ऊपर। ठीक है, कि मुंडेल मॉडल के अनुसार एक देश को क्या करना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो एक देश के जो मुंडेल ने मॉडल अपना मॉडल दिया था उस मॉडल के अंदर उन्होंने बताया कि हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन एक है, बाह्य संतुलन प्राप्त हेतु मौद्रिक नीति का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी, आंतरिक संतुलन के लिए मौद्रिक नीति का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी है, बाह्य संतुलन की प्राप्ति के लिए राजकोषीय नीति का प्रयोग करना चाहिए। या ऑप्शन डी है,
विनिमय नियंत्रण का प्रयोग करना चाहिए, न कि मौद्रिक अथवा राजकोषीय नीति का। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कि मुंडेल के अकॉर्डिंग किसी भी देश को क्या करना चाहिए, अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, उसको मौद्रिक नीति का प्रयोग करना चाहिए, जिसको वो क्या बोलता है, जिसको वो प्रभावी बाजार वर्गीकरण का भी नाम देता है। ठीक है, जो मुंडेल है वो जो मौद्रिक नीति है उसको प्रभावी बाजार वर्गीकरण का भी नाम देता है किसी देश के आंतरिक संतुलन के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हरित क्रांति के विषय में नीचे लिखे कथनों में से सही है। ठीक है, यानी कि हरित क्रांति के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए का हरित क्रांति भूमि सुधारों से हुई। ऑप्शन बी हरित क्रांति HYV बीजों के उपयोग से हुई। ऑप्शन सी हरित क्रांति उर्वरकों के बढ़ते प्रयोग से हुई। या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। यानी कि जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था, बेसिकली वो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, वो एक पूरा पैकेज था, वो जो हमारा हुआ था 1966-67 के अंदर। ठीक है, ये क्या था, एक पूरा पैकेज की फॉर्म में था, जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर भूमि सुधार भी हुए, उसके बाद क्या जो हमारे HYV जो हाई वैरायटी जो हमारे बीज थे उनका भी प्रयोग बढ़ा, उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा, इसके साथ साथ क्या जो हमारी इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ी, और इसके साथ जो हमारी मंडियों का भी अच्छा विकास हुआ, हमारा MSP सिस्टम लागू हुआ। तो ये सब सारी चीजों का क्या था, एक पैकेज था हरित क्रांति। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत में सुधारोत्तर, सही कूट चुनिए, कि भारत में सुधारोत्तर काल अंतर्राज्यीय विषमता बढ़ी है। इसका कारण क्या है कि औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था जो धनी राज्यों में उद्योगों के संकेंद्रण को बाधित करती थी, 8 को समाप्त कर दिया गया है। तो क्या ये जो कथन है और कारण क्या दोनों सही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भाई बात तो दोनों सही है, लेकिन जो ये कारण है ये कथन का सही से स्पष्टीकरण नहीं दे रहा, क्योंकि भारत में सुधारोत्तर काल अंतर्राज्यीय विषमताएं बढ़ी की, जैसे जो हमारा सुधारोत्तर काल आया, यानी कि जो हमारी क्या हुई, हमारी नई औद्योगिक जो चीजें आई है, जो सुधार का काल आया हमारा, जो बेसिकली 1991-92 के बाद का जो काल है, उसमें क्या हुआ, अंतर्राज्यीय विषमताएं तो बढ़ी है। लेकिन क्या इसका कारण सिर्फ ये है कि औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था जो धनी राज्यों में उद्योगों के संकेंद्रण को बाधित करती थी, 8 को समाप्त कर दिया गया, ये समाप्त कर दिया, ये बात ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है कि अंतर्राज्यीय विषमताएं बढ़ी, बल्कि इसके पीछे और भी कुछ कारण है, कुछ मतलब पॉलिटिकल कारण है, कुछ सोशल कारण है, कुछ इकोनॉमिकली फैक्टर हैं। तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, मिलके काम करते हैं किसी भी जो मतलब स्टेट की मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में मेल बिठाइए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर छांटिए। यहीं भी समूह 1 समूह 2 के साथ हमें मिलान करना कि अलग अलग समिति दे रखी, कौन सी समिति किससे संबंधित है। ठीक है, तो रंगराजन समिति, नरसिम्हन समिति, केलकर समिति और मल्होत्रा समिति। तो जो हमारी रंगराजन समिति बेसिकली किससे रिलेटेड है, वो है निवेश से, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। जो नरसिम्हन कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, वो वित्तीय सुधार से। ठीक है, नरसिम्हन की 2 कमेटी बनी है, तो दोनों क्या थी, बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के लिए बनाई गई थी। उसके बाद केलकर कमेटी है, जो केलकर कमेटी वो किससे रिलेटेड है, वो कर सुधार से। और जो मल्होत्रा समिति है वो बीमा सुधार से रिलेटेड है। तो इट मीन्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कुछ इकोनोमेट्रिक्स क्वेश्चन आगे, कि जब 2 समय श्रेणियों यानी कि जब 2 टाइम सीरीज के उतार चढ़ाव ऋणात्मक सह संबंधित होते हैं, यानी कि जब 2 टाइम सीरीज के जो कोरिलेशन और ऋणात्मक रूप से जब क्या होते हैं, जो उनके कोरिलेशन ऋणात्मक होता है, तो तब क्या होता है, प्रवृत्ति भी उसी दिशा में हो सकती है, प्रवृत्ति विपरीत दिशा में हो सकती है, प्रवृत्ति अनुपस्थित है। ऑप्शन डी एक सार्थक प्रवृत्ति आंकलन करना कठिन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर क्या होगा, अगर जो 2 समय श्रेणियों में उतार चढ़ाव ऋणात्मक रूप से कोरिलेटेड होंगे, तो उस टाइम में क्या होगा कि जो प्रवृत्ति है, जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड भी क्या हो जाएंगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन दे रखा है कि बहुसंख्यक प्रतिदर्श के लिए माध्य के परीक्षण के लिए मानक पर सामान्य बंटन का प्रयोग किया जा सकता है।
ठीक है। और इसका जो कारण दे रखा है, जब मूल्य समष्टि का परसामान्य बंटन हो तब उस समष्टि से निकाल प्रतिदर्श का टी बंटन यानी कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है। तो क्या ये दोनों सही हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। इट मीन्स क्या कि जो बहुसंख्यक प्रतिदर्श के लिए माध्य का जो बेसिकली जो हम परीक्षण करते हैं और उसके लिए जो जो हमारा मानक जो परसामान्य बंटन होता है उसका ही हम क्या करते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं। तो इट मीन्स ये कथन हमारा क्या है, सही है। लेकिन अगर हम कारण की बात करते हैं तो जो क्या है, जो मूल्य समष्टि का परसामान्य बंटन की अगर बात करते हैं तो उसकी समष्टि के लिए हम टी बंटन का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। उसके लिए हम किसी और अदर बंटन का जो हम क्या करते हैं या जो हम डिस्ट्रीब्यूशन का हम क्या प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि दो विकल्पों x तथा y का प्रत्याशित मूल्य एक समान है लेकिन y का प्रसरण x के प्रसरण से अधिक है। एक ऐसा व्यक्ति जो x के मुकाबले y को चुनता वह है। यानी कि क्या है, दो विकल्प है जहां x और y का प्रत्याशित मूल्य एक समान है, यानी कि उनका जो प्रत्याशित मूल्य वो समान है, लेकिन जो y का प्रसरण है वो x के प्रसरण से अधिक है। तो इट मीन्स अगर जो ऐसा व्यक्ति है जो x के मुकाबले y को चुनता तो वो कैसा व्यक्ति है? ऑप्शन ए है जोखिम प्रेमी, ऑप्शन बी है जोखिम विमुख, ऑप्शन सी है जोखिम उदासीन या ऑप्शन डी है सट्टेबाज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जोखिम विमुख है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि दोनों का प्रत्याशित मान मूल्य एक समान है, कि अगर मान लीजिए x आता तो भी उतने ही पैसे मिले, y उतना भी, लेकिन जो y का प्रसरण वो x के प्रसरण से अधिक है। एक व्यक्ति जो x के मुकाबले y को चुनता है, यानी कि जो y का प्रसरण है वो y का प्रसरण ज्यादा है तो उसने वही चुना। इसका मतलब क्या है, वो जोखिम से विमुख है, वो ज्यादा जोखिम लेने वाला इंसान नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन प्रतिदर्श आवंटन नहीं है, यानी कि कौन इनमें से प्रतिदर्श डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऑप्शन ए मानक परसामान्य बंटन, ऑप्शन बी पॉइजन बंटन, ऑप्शन सी टी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी काई स्क्वायर आवंटन। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो मानक परसामान्य बंटन नहीं है, बल्कि जो अपना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारा टी बंटन भी और हमारा काई स्क्वायर आवंटन भी होता है। ये सारे के सारे क्या, ये हमारे प्रतिदर्श आवंटन है। तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि निम्नलिखित में मेल बिठाई तथा दिए गए कूट से सही उत्तर छांटिए, यानी कि समूह 1 का समूह 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो समूह 1 में दे रखा है जो ए दे रखा है कि अल्पसंख्यक प्रतिदर्श में माध्य परीक्षण, जो हमारा 2 दे रखा है बहुसंख्यक प्रतिदर्श में माध्य परीक्षण, सी दे रखा है स्वतंत्रता का परीक्षण और डी दे रखा है प्रसरणों का तुलनात्मक परीक्षण, ठीक है। तो जो हमारा अल्पसंख्यक प्रतिदर्श में माध्य परीक्षण है वो किसके अंदर करते हैं, वो बेसिकली हम टी स्टैटिस्टिक के अंदर करते हैं, ठीक है। जो बहुसंख्यक प्रतिदर्श में माध्य का अगर हम परीक्षण की बात करते तो हम जेड स्टैटिस्टिक में करते हैं। अगर स्वतंत्रता का परीक्षण की बात करें तो हम काई स्क्वायर के अंदर करते हैं, और अगर प्रसरणों का तुलनात्मक परीक्षण की बात करें तो हम एफ स्टैटिस्टिक के अंदर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से अपना सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, अच्छा सी का पहला और जो अपना डी का है वो तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि x पर y की और y पर x की प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटती हैं, x बार y बार पर काटती हैं, x पर काटती हैं या y पर काटती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि क्या है कि जो x पर y की और y पर x की जो प्रतिगमन रेखा है वो बेसिकली एक दूसरे को x बार और y बार के ऊपर क्या करती है, वो काटती हैं दोनों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बस यही तक थे हमारे आज के जो हमारे क्वेश्चंस थे। तो आशा है, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चंस वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दबा के शेयर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।